एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना की तीसरी लहर की आकांक्षा के चलते वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी से चलाया जा रहा है। इस कड़ी में अब बच्चों पर पटना एम्स में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। टीके के ट्रायल के चलते 3 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई। फिलहाल टीका लगने के बाद तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। एम्स को कुल 80 बच्चों पर ट्रायल का लक्ष्य दिया गया है। पटना एम्स के कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा, 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों पर यह परीक्षण शुरू हो गया है। कोवैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल के पहले दिन 3 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। ये तीनों 12 से 18 साल की आयु के हैं और पटना के ही निवासी हैं। किसी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने 3 बच्चों के माता पिता को एक डायरी दी है और उनसे बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी करने को कहा गया है। अगर इस दौरान बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है तो उन्हें फौरन पटना एम्स से संपर्क करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य के सभी अस्पतालों में 4 जून से ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत जिन मरीजों को सर्जरी की जरूरत है उन्हें भर्ती कर लिया जाएगा। हालांकि सर्जरी करने से पहले कोरोना की जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर लगातार कम हो रहा है। करीब 64 जिलों में 600 से कम एक्टिव केसेस हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में जनरल ओपीडी शुरू की जाए। सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ओपीडी संचालन को लेकर पुख्ता रणनीति बनाएं। इसके साथ ही ओपीडी में आने के लिए मरीज का समय पूर्व निर्धारित हो। एलोपैथ विवाद के काफी भड़कने के बाद अब पतंजलि योगपीठ के संस्थापक रामदेव मौन रहने के बाद अपने बयान से पलट गए हैं और उन्होंने मॉडर्न साइंस यानी एलोपैथी को मेडिकल टेररिज्म से जोड़ते हुए कहा, अकेला सन्यासी इससे नहीं लड़ सकता। लाखों करोड़ों लोग वैदिक ज्ञान और अनुसंधान उनके पीछे हैं। महामारी के दौर में जब एलोपैथी ने करोड़ों लोगों की जान बचाई, फ्रंट लाइन में खड़े होकर डॉक्टरों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे में रामदेव का ये बयान शर्मनाक है। आज भारत महामारी से सक्षम तरह से सिर्फ एलोपैथी के दम पर लड़ रहा है। ऐसे में रामदेव का ये बयान उन सभी कोरोना योद्धाओं का अपमान है जिन्होंने लगातार इस संकट की घड़ी में देश सेवा की है, अपने परिवार को छोड़ अपना फर्ज निभाया है। रामदेव ने फेसबुक पर एक 40 मिनट का वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा, मॉडर्न मेडिकल साइंस यानी एलोपैथी में बहुत बड़ा घोटाला है। इसको ड्रग माफिया बोले, फार्मा माफिया बोले, मेडिकल माफिया बोले या मेडिकल टेररिज्म बोले, यह एक बड़ा षड्यंत्र है। इनके खिलाफ सन्यासी अकेले नहीं लड़ सकता। कठोर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई बीमारियों के इलाज को लेकर लोगों के दिल दिमाग में गलत बात बैठा दी गई है। किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि तुम ठीक ही नहीं होगे, कितना बड़ा अपराध है। जो मरीजों को रुलाते हैं, ऐसे में एलोपैथी वालों को प्रसाद दूं या उनकी आरती उतारूं। लोगों के मन में भ्रांतियां निकालता हूं जो दुनिया के साइंटिस्ट नहीं कर पाए, जिसको WHO ने ठीक नहीं कर पाया, ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया ठीक नहीं कर पाए। यदि ऐसे मरीज योग नेचुरोपैथी से ठीक हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से पतंजलि योगपीठ के संस्थापक रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ फैल रहे ब्लैक फंगस के कारणों का पता चल गया है। पिछले 3 सप्ताह के अनुभव के आधार पर अब अस्पतालों का कहना है फंगस के 3 में से 2 मरीज अस्पताल नहीं बल्कि होम आइसोलेशन वाले हैं। इन मरीजों में पहले लक्षण हल्के थे लेकिन बाद में वो गंभीर हुए। ज्यादातर मरीजों के अनुसार कोरोना संक्रमित होने के बाद वो फोन पर ही चिकित्सकीय सलाह ले रहे थे। इनमें से 65% मरीजों ने स्वीकार किया है कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि कौन सी दवा में स्टेरॉइड है। यहाँ तक कि मरीजों को ये भी नहीं पता था कि उन्हें पहले मधुमेह था। एम्स के दिल्ली के डॉक्टर विवेक ने बताया, अब तक उनके यहाँ 200 से अधिक फंगस के मामले सामने आए हैं। अभी तक चिकित्सकीय अध्ययन शुरू नहीं किया गया है, लेकिन मरीजों से बातचीत के आधार पर उनका अनुमान है कि 70 से 80% मरीज होम आइसोलेशन वाले ही हैं जिन्हें बाद में फंगस की शिकायत हुई है।
कोरोना की दूसरी लहर का असर पूरे देश पर पड़ रहा है। दूसरी लहर ने पूरे भारत में त्रासदी मचा दी थी। इस लहर में सर्वाधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे देश में अब तक 9,346 बच्चे अनाथ या बेसहारा हो चुके हैं। इसमें से अधिकतर बच्चों ने इस महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, जबकि काफी बच्चों के सर से एक अभिभावक का साया उठ गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। जस्टिस एल.एन. राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने समक्ष पेश महाराष्ट्र सरकार के आंकड़े पेश करते हुए कहा, 30 मई तक राज्य के विभिन्न इलाकों में 4,451 बच्चों ने अपने माता पिता में से एक को खो दिया है। वहीं 141 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा वे 7 जून तक NCPCR की वेबसाइट पर बाल स्वराज पर पूरा डेटा अपलोड करें। यहां कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हुए बच्चों का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना के संकट काल में कई लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में जल्द ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से निजामुद्दीन स्थित बालाजी गुरुद्वारे में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी शुरुआत प्रबंधक कमेटी ने कर दी है। 125 बेड वाले इस अस्पताल में 35 ICU और 4 बच्चों के लिए ICU बेड होंगे। इसके साथ ही इसमें महिलाओं के लिए अलग से वार्ड तैयार किया जाएगा। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद राज्य सरकारों ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 125 बेड वाले कोरोना अस्पताल के निर्माण के लिए सोना व चांदी को बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वालों को सौंपा ताकि अस्पताल का निर्माण किया जा सके। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा व महासचिव हरमीत सिंह कालका ने बताया, इस कोरोना अस्पताल का निर्माण कार्य बाबा बच्चन सिंह व उनकी टीम द्वारा किया जाएगा। अस्पताल के निर्माण के लिए कमेटी ने 20 किलो सोना और चांदी दान किया है। कमेटी ने 60 दिनों के रिकॉर्ड समय में ये अस्पताल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सिरसा ने कहा, आज सोने व चांदी का कोई मूल्य नहीं रहा, बल्कि मनुष्य की जान बचाना ही सबसे ज्यादा कीमती है। गुरु साहिबान के दर्शाए हुए मार्ग पर चलते हुए मानवता की सेवा की जा रही है। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार से सुरक्षा मांगते हुए कहा, वैक्सीन से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के मामले में किसी भी क्षतिपूर्ण या मुआवजे के दावों पर कंपनी को सुरक्षा चाहिए। इस समय भारत में महामारी से निपटने के लिए और वैक्सीन की कमी को देखते हुए विदेशी वैक्सीन कंपनियों को इस तरह का संरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे हालत में भारत सरकार फाइजर और मॉडर्ना को यहां वैक्सीन उत्पादन के लिए इस तरह का संरक्षण दे सकती है। वैक्सीन किल्लत को दूर करने और टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई विदेशी कंपनियों के साथ करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर विदेशी कंपनियों को किसी क्षतिपूर्ति या मुआवजे के दावे से छूट मिल रही है तो सीरम इंस्टीट्यूट को भी इससे छूट मिलनी चाहिए और सिर्फ सीरम ही क्यों, देश में वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को इससे छूट मिलनी चाहिए। भारत दवा नियामक DCGI ने देश में वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी कंपनियों को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए यहां के लोकल ट्रायल से छूट दे दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। प्रतिदिन नए मामलों में गिरावट के साथ साथ मरने वालों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,34,154 मामले सामने आए। इसके साथ ही 2,887 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवाई है। अब तक इस महामारी से 2,84,41,986 लोग ग्रस्त हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,11,499 लोगों ने महामारी को मात देकर सुरक्षित अपने घर लौटे हैं। कोरोना के साथ साथ देश में ब्लैक फंगस की बीमारी भी तेजी से फैल रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 17,13,413 है। टीकाकरण अभियान के तहत 22,10,43,693 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना वायरस के कुल 3,24,26,256 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा
22,10,43,693 हो गया है। महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। विश्व के विभिन्न देशों में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग तरीके अपना रही है, क्योंकि जिन देशों में टीकाकरण जितनी तेजी से हो रहा है वहां हालात उतनी तेजी से ही सामान्य हो रहे हैं। वहीं अमेरिका की बिडेन सरकार ने टीकाकरण के लिए लोगों को मुफ्त बियर देने का ऑफर पेश किया है। इजराइल, ब्रिटेन व अमेरिका लोगों को टीकाकरण कराने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपना रहा है। टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अब आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। कोविड-19 का टीका लगाने के लिए अमेरिकियों को मुफ्त बियर व्हाइट हाउस द्वारा समर्थित प्रोत्साहन है, क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन 4 जुलाई की छुट्टी से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा इस ऑफर की पेशकश की गई है। व्हाइट हाउस में बोलते हुए बाइडेन ने कहा, देश में पूरी तरह टीकाकरण के बाद राष्ट्र को फिर से नए रूप में खड़ा करने के लिए तैयार है और 70% वयस्कों को स्वतंत्रता दिवस तक आंशिक रूप से टीका लगाने की योजना है। भारत में इन दिनों मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है। कई राज्यों में तेज धूप है तो वहीं कई राज्यों में बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में हल्की से मध्य बारिश के साथ ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का सिलसिला भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 6 जून तक बना रहेगा। देहरादून समेत कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ फुहारे पड़ने से यमुनोत्री हाईवे खरादी के पास मलबा बोल्डर आने से बुधवार देर रात से रास्ते को बंद कर दिया गया है। हालांकि हाईवे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार देहरादून में 3 से 6 जून के बीच मौसम का मिजाज एक जैसा बने रहने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना भी जताई है। इस वक्त की बारिश और बर्फबारी फसलों के लिए काफी लाभदायक है। खरीफ की फसलों के लिए इस बारिश को अमृत तुल्य बताया गया है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 8 किलोमीटर दूर नरकोटा के पास पहाड़ी से बुधवार को लगातार भूस्खलन होता रहा, जिस कारण NH व कार्यदायी संस्था को टन व मलबा साफ करने में दिक्कत होती रही। आखिरकार जब पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरना बंद हुआ तब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी।